हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चैप्टर में 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था डीएनए के बारे में, किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनते हैं, आरएनए और डीएनए दोनों में डिफरेंस देखा था। साथ में ये भी देखे थे कि जो डबल हेलिकल मॉडल था डीएनए का, उसके कौन कौन से ऐसे साइलेंट फीचर्स थे जिसे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर देखा हमने सेंट्रोडोग्मा। सेकेंड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। ठीक है, किस तरीके से इतना बड़ा डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए 1 माइक्रोमीटर न्यूक्लियस में एडजस्ट हो गया। ठीक है, हमने उसको देखा। साथ में हमने देखा कि जो रिसर्च हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे सर्च किया जा रहा था, बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। पहले तो पूरा रिसर्च हो चुका, क्रोमोसोम कैसे मिला। ठीक है, बाद में देखा गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, कौन सा ऐसा बायोकेमिकल है जो आगे चल के कंट्रीब्यूट कर रहा है जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा था। साथ में हमने ये भी देखा कि जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, उसको भी कंप्लीट कर रहा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एविडेंस मिलेगा, एक पूरी तरीके से यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द unequivocal proof that DNA is the genetic material come from the experiment of Alfred Hershey एंड मराठा चेस इन 1952। बोला गया है कि पूरी तरीके से यहाँ पे बोला गया है अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, पूरी तरीके से पूरा क्लैरिफाई करके प्रूफ दिया गया है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हर्सी एंड चेस ने किया था। कब किया था, 1952। वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दे वर्कड विथ वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, उस वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल दैन इंटर टू द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, कोई यहाँ पे बोल सकते हैं बैक्टीरिया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, ऊपर कौन है, यहाँ पे कोई वायरस होगा। इस तरीके से वायरस के पास तो बहुत सारे यहाँ पे पिन होते हैं, उसने पिन किया बैक्टीरिया। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कहाँ जाएगा, इन्फेक्शन के थ्रू इसका जेनेटिक मटेरियल पहुँच जाएगा यहाँ पे, बोल सकते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर या बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, बैक्टीरियोफेज लिया है कि ऐसा वायरस जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। उस टाइम हम देखते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा इस बैक्टीरियोफेज का, वो कहाँ जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, द बैक्टीरियल सेल ट्रीट विथ अ वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वॉज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरसेस पार्टिकल। बोला गया है कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनका ट्रीट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखा गया है कि जब भी वायरस से इनका इन्फेक्शन होता है तो इनकी बॉडी में, इनके सेल के अंदर ढेर सारे और भी वायरस के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब कि जब भी कोई बैक्टीरिया किसी वायरस के द्वारा इनमें इन्फेक्शन डाला जाता है या इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल के अंदर आपको वायरस के ढेर सारे बच्चे देखने को मिलेंगे। Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria। हर्शी और चेज ने क्या किया, डिस्कवर करने की कोशिश की कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है या फिर डीएनए। कंफ्यूजन दो चीज़ में था कि प्रोटीन भी हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है, जो वायरस का एंटर हुआ है कहाँ, बैक्टीरिया सेल के अंदर, क्योंकि उसी के थ्रू ही तो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया बीमार हो रहा है, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, they grow some viruses on a medium that contain radioactive phosphorus, जो कितना होगा, P32, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है P32 है, एंड सम अदर ऑन द मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर, यहाँ पे S35। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुछ वायरस को ग्रोन कराया। ठीक है, ऐसा मीडियम लिया जहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या रखे गए हैं, यहाँ पे फॉस्फोरस रखे गए हैं जो कि P32 होगा, और कुछ को ग्रो कराया ऐसे मीडियम में जहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर रखे गए हैं S35। ठीक है, वायरस को ग्रो कराया गया। Virus grown in presence of the radioactive phosphorus contain the radioactive DNA but not a radioactive protein because DNA contain phosphorus but protein does not। बोला गया है कि जब वायरस, जैसे यहाँ पे एक प्लेट हुआ, दूसरा प्लेट हुआ, एक पे क्या किया इन्होंने, P32 रखा, मीन्स यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रखे, और एक तरफ सल्फर 35 है, मीन्स यहाँ पे सल्फर यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, S35 है। तो कुछ वायरस यहाँ पे जो ग्रोन हुए, ठीक है, यहाँ पे कुछ वायरस जो ग्रोन हुए, वहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए कुछ वायरस जो ग्रोन हुए। तो यहाँ वाले जो वायरस ग्रोन हुए, ठीक है,
जो P32 पे है, मीन्स कि जो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है, उसमें देखने को मिला कि ऐसे वायरस जो ग्रोन कर रहे हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर, उनका जो रेडियो एक्टिव डीएनए देखने को मिल रहा है, क्योंकि डीएनए के पास क्या है, फॉस्फोरस ग्रुप है, जिसकी वजह से इनका डीएनए कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। लेकिन इनके पास जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, अब सिमिलरली देखते हैं, सिमिलरली द वायरसेस ग्रोन ऑन द रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन अ रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट अ रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज द डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। बोला जा रहा है कि जो दूसरा प्लेट था जहाँ पे S35 मीन्स रेडियो एक्टिव सल्फर रखा गया है, उस कंडीशन में देखने को मिला कि यहाँ पे जो वायरस ग्रोन हुए उनके पास क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव सल्फर है ये कहाँ प्रेजेंट है, इनके प्रोटीन वाले पार्ट में प्रेजेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वायरस होगा उसके पास दो ही पार्ट हो, पहला क्या होगा, कैप्सिड होगा, जो कि किससे बना होगा, पूरा प्रोटीन से, और अंदर इसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर ये बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड कौन होगा, डीएनए। जब ऐसे वायरस को, बैक्टीरियोफेज को कहाँ रखा गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के पास, तो यहाँ पे देखने को मिला कि उसका जो डीएनए है वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। लेकिन जब यही सेम ऐसे ही कुछ वायरस को रखा गया ऐसी जगह जहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो वहाँ पे देखने को मिला कि जो प्रोटीन वाला पार्ट है वायरस का वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। यहाँ पे उसके डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि डीएनए के पास कोई भी सल्फर का कंस्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज है तो इसका बोल सकते हैं डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम जानते हैं वायरस के पास दो ही चीज़ होती है, या तो प्रोटीन का बाहर से कवरिंग होगा, कैप्सिड होगा, अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, दो ही चीज़ होता है, न्यूक्लिक एसिड होगा उसका। तो यहाँ पर जब कुछ वायरसेस को ग्रोन कराया गया, कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रोन कराया गया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के पास, तो उसका जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव देखने को मिला। लेकिन कुछ वायरसेस को ग्रो कराया गया यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ, तो यहाँ पे देखने को मिला जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन वाला पार्ट है वायरस का, वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो एक्टिव फेजेस वेयर अलाउड टू अटैच द ई कोलाई बैक्टीरिया। जब इस तरीके से रेडियो एक्टिव फेजेस आपको देखने को मिले कि यहाँ पे कुछ वायरसेस के पास क्या है, जो प्रोटीन वाला कंस्टिट्यूएंट पार्ट है वो रेडियो एक्टिव हो गया, कुछ के पास जो डीएनए उसका कंस्टिट्यूएंट है वो कैसा हो गया है, रेडियो एक्टिव हो गया। क्यों बैक्टीरियोफेज ही चूज किया गया, इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट को लगता था या तो प्रोटीन या तो डीएनए, दोनों में से कोई एक ही है जो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इसीलिए इनके लिए सबसे बेस्ट जो था एक्सपेरिमेंट करना बैक्टीरियोफेज को उठाकर, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या है, एक वायरस है, और वायरस के पास क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, और अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल होगा उसको उन्होंने देखा डीएनए है ये, तो इसको उठा लिया। इसीलिए इसको बेस्ट तरीके से इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको दो जगह कन्फ्यूजन थी, एक प्रोटीन दूसरा डीएनए। ठीक है, अब जो ये रेडियो एक्टिव फेज है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव यहाँ पे फॉस्फोरस और सल्फर पे रखे गए वायरस थे, ठीक है, बैक्टीरियोफेज थे, उनको आप क्या किया, उनको ई कोलाई के ऊपर अटैच करा दिया, मीन्स इन्फेक्शन के लिए। Then as the infection proceeded, the viral coat were removed from the bacteria by alligating them into the blender। ठीक है, जब यहाँ पे पूरी तरीके से इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है उसके अंदर। तो जो वायरल कोट है, ठीक है, वायरस के ऊपर की जो कवरिंग है उसको हटाया गया, ठीक है, कहाँ से, बैक्टीरिया से, और उसको पूरी तरीके से मिक्स किया गया, एलिगेट किया गया, किसी ब्लेंडर में मिक्स कर दिया गया, ताकि वो कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूएंट है, ये प्रोटीन है या डीएनए है, कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो इस बैक्टीरिया को बीमारी कॉज करेगा। ठीक है, द वायरस पार्टिकल वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पाइनिंग देम इन दी सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या, अगर आप कभी देखे होंगे किस तरीके से घर पे मट्ठा या छाछ बनता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, मक्खन है, क्या करते हैं हम लोग, जो भी रहता है मलाई है सब, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी डालते हैं, इसके बाद उसको फेंटते हैं। ठीक है, तो जब एलिगेट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मलाई होगी ऊपर आ जाएगी, जो मक्खन होंगे, और बाकी नीचे जो है पानी है, छाछ है, अंदर रह जाता है। तो उसी तरीके से ये भी है कि जब वायरस के जो पार्टिकल है उनको कैसे सेपरेट किया गया बैक्टीरिया से, पूरी तरीके से बैक्टीरिया को एक ब्लेंडर में एकदम कूच काच के पीस दिया गया। ठीक है, इसके बाद ऊपर देखा गया कि जो वायरस के पार्टिकल हैं वो कैसे हल्के हैं, वो कहाँ रह गया, ऊपर हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम, और जो हमारा बैक्टीरिया है इसका मास थोड़ा ज़्यादा था तो ये नीचे रह गया। आगे देखते हैं, पहले एक बार इनका इन्फेक्शन देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखिए, पहला कंडीशन ये है कि हमारा ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसके पास क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है, मीन्स S35 है, जो इसके प्रोटीन कैप्सूल या कैप्सिड के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसके पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, P32 है, जो लेबल किया गया है इसके डीएनए में। ठीक है, अब क्या किया हमने, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है जिसपे हमने क्या कराया, इन वायरस से इन्फेक्शन कराया। जब इन्फेक्शन कराया तो पूरा तो वायरस जाएगा नहीं बैक्टीरिया सेल के अंदर, कुछ तो अपना अंश छोड़ेगा यहाँ पे, कि ताकि इस बैक्टीरिया को क्या हो सके, इन्फेक्शन हो सके, बीमार हो सके, मर जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन हुआ ऑफकोर्स,
फिर अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या फिर डीएनए है? इसको क्या किया गया, ब्लेंडिंग किया गया है। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि पूरी तरीके से मिक्स कर दिया, हाँ सब कुछ चला गया है, अब इन्फेक्शन पूरी तरीके से हो चुका है। फिर क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगेशन में है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो जिसका मास ज़्यादा होगा, मान लीजिए हमारा बैक्टीरियल सेल है, उसका मास क्या है, ज़्यादा है, तो जो हमारा बैक्टीरियल सेल होगा कहाँ होगा, नीचे होगा, क्योंकि मास ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगेशन में, ठीक है, बैक्टीरियल सेल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वायरस के पार्टिकल की, तो वायरस का जो पार्टिकल होगा वो कहाँ होगा, ऊपर, क्योंकि इसका मास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम देखने को मिला कि जब यहाँ पे पूरी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो यहाँ पे वायरस अलग हो गए, वायरस के पार्टिकल अलग हो गए, किससे, बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे देखने को मिला कि कोई भी रेडियो एक्टिव, पहले कंडीशन में कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ बैक्टीरियल के सेल के अंदर। जब बैक्टीरियल सेल को अंदर से देखा गया, उसको तोड़ फोड़ के सेंट्रीफ्यूगेशन करके, तो इसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को नहीं मिला। और जो रेडियो एक्टिव सल्फर थे ये कहाँ रह गए, ऊपर रह गए। डिटेक्टेड इन दी सुपेटेंट का मतलब होता है ऊपर रह गए, बैक्टीरियल सेल के अंदर गए ही नहीं, ठीक है। ये पहला कंडीशन बता रहा है। दूसरे कंडीशन में देखने को मिलता है कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, जब बैक्टीरियल सेल को तोड़ा गया, उसके अंदर देखा गया कि क्या है, वायरस का कौन सा पार्ट यहाँ पे आया, तो देखा गया वहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, P32 है, जो डिटेक्टेड हुए हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखा गया कि जो ऊपर वाला पार्ट था, सुपेरेंट था, वहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन दी सुपेरेंट, मतलब कि जो ऊपर बचा हुआ पार्ट था, ठीक है, जैसे कैप्सिड था, जो बोल सकते हैं वायरस का बाहर वाला जो कवरिंग है प्रोटीन वाला, वो क्या रह गया, ऊपर रह गया। तो इससे ये डिसाइड हुआ कि जो डीएनए है वही क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि पहले वाले कंडीशन में हमने देखा, हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला तो इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन जो ये रेडियो एक्टिव सल्फर ये तो बाहर ही रह गया, ये तो अंदर गया ही नहीं सेल के अंदर, ठीक है। ब्लेंडिंग हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, तो जब भी हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर देखा तो यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं है। इसका मतलब कि प्रोटीन वाला जो पार्ट है, सल्फर किसका पार्ट है, यहाँ पे प्रोटीन का पार्ट है, तो इसका मतलब प्रोटीन ने इन्फेक्शन नहीं किया है। ये प्रोटीन वाला पार्ट कहाँ रह गया, सेल के बाहर रह गया, ठीक है। दूसरे वाले कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे जो डीएनए है वो कैसा है, वो हमारा फॉस्फोरस से बना हुआ है, इसीलिए जब भी हमने रेडियो एक्टिव यहाँ पे फॉस्फोरस डाले तो यहाँ पे डीएनए क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग हुआ, ब्लेंडिंग के बाद जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस थे उनको देखा गया कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल में डिटेक्ट किया गया। इसका मतलब कि वायरस का वह पार्ट जो बोल सकते बैक्टीरियल सेल को यहाँ पे इन्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन था, डीएनए था, क्योंकि यही था जेनेटिक मटेरियल जो वायरस से क्या लेके आ रहा है, इन्फेक्शन लेके आ रहा है, किसको दे रहा है, ई कोलाई को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो यहाँ पे सेल हैं, बैक्टीरियल सेल, वहाँ उनके पास क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है जो डिटेक्टेड हुए हैं और यही कॉज कर रहे हैं इन्फेक्शन, ठीक है। और जो इनका जो बोल सकते हैं सुपेरेंट था, वहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि प्रोटीन नहीं है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया which was infected with virus that had radioactive DNA were radioactive, indicating that the DNA was the material that passed from the virus to the bacteria। बोला गया कि ऐसी बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड हुई है वायरस से, जिनके पास क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है। रेडियो एक्टिव डीएनए का मतलब क्या है, इनके पास फॉस्फोरस किस फॉर्म में होगा, फॉस्फोरस 32 फॉर्म में होगा, जो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो भी वायरस अपने जो भी इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया को किसके थ्रू दिया है, अपने रेडियो एक्टिव डीएनए के थ्रू दिया, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई, बीमार हो गई। तो इसका मतलब यही है कि डीएनए ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया दैट वेयर इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वेयर नॉट रेडियो एक्टिव। बोला गया है कि ऐसी बैक्टीरिया जिनमें इन्फेक्शन डाला गया, किसके थ्रू डाला गया था, रेडियो एक्टिव सल्फर के थ्रू डाला गया था। सल्फर किसका पार्ट था, हमारे जो बैक्टीरियोफेज था उसके जो प्रोटीन वाला कंस्टिट्यूएंट था उसका पार्ट था, मीन्स कैप्सिड का पार्ट था। बट जब यहाँ पे कैप्सिड को रेडियो एक्टिव किया गया, सल्फर को रेडियो एक्टिव किया गया, उस कंडीशन में इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोटीन देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन बीमारी कॉज नहीं कर रहा, प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए है हमारा। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर था, प्रोटीन का पार्ट था, वो बैक्टीरिया के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई भी यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं पाया गया। तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन नहीं कर रहा है। DNA is there for the genetic material that is passed from the virus to bacteria। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है ये तो जा रहा है सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर। तो इसका मतलब डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कहाँ से जा रहा है, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है। वायरस के जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो किसको दे रहा है, बैक्टीरिया को दे रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ प्रॉपर्टी की बात की जाएगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आरएनए भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। फ्रॉम द फॉरेजिंग डिस्कशन इट वॉज क्लियर दैट debate between the protein versus DNA as a genetic material was unequivocally resolved from the Hershey Chase experiment। बोला गया है कि काफ़ी लंबे समय से इस बात पे डिबेट था, इस बात को क्लियरेंस नहीं पता चल रहा कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल था या डीएनए। लेकिन जब हर्सी एंड चेज ने 1952 में अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, किस पे किया था, बैक्टीरियोफेज का ई कोलाई पे किया, तो पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से दिख गया। ठीक है, it become an stabilized fact that the DNA that act as the genetic material। इनके ही एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो डीएनए है यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। However, it subsequently become a clear that in some viruses, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ये भी बात कुछ क्लियर हुई कि कुछ वायरसेस में, जैसे कि यहाँ पे आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ैक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा। ठीक है, बोला गया है कि कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिसके अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि एग्जांपल है टोबैको मोज़ैक वायरस। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखे होंगे कि जो टोबैको नाम का प्लांट होता है, तंबाकू, उसकी जो पत्तियां हैं वो मोज़ैक जैसा हो जाती है। जो पत्ती हैं इस तरीके से नहीं, बीच बीच में इस तरीके से मोज़ैक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एक ऐसे वायरस की वजह से हो रहा है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, डीएनए नहीं, आरएनए है। ठीक है, और क्यूबी बैक्टीरियोफेज का भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। आंसर टू सम क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज predominant genetic material whereas RNA perform dynamic function of the messenger and adopter has to be found from the difference between chemical structure of the two nucleic acid molecule। बोला जा रहा है कि इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्यों डीएनए इतना ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है जेनेटिक मटेरियल में एज कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए तो अपना बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक फंक्शन कर रहा है, मीन्स वर्सेटाइल यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, जैसे कि मैसेंजर का काम कर रहा है, यहाँ पे मैसेज को पहुँचाने का भी काम कर रहा है, एडाप्टर का भी काम कर रहा है। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस हैं इनकी केमिकल के स्ट्रक्चर में। दो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, पहला डीएनए दूसरा आरएनए, तो इनके बीच में क्या ऐसा डिफरेंस है जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रहा है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, या फिर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, डीएनए है। आरएनए बहुत ही कम वायरसेस में देखने को मिल रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आगे देखते हैं, कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्या आप दो डिफरेंस बता सकते हैं डीएनए आरएनए में। पहला कि जो डीएनए है इनके पास क्या पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है इन प्लेस ऑफ यूरेसिल। आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। दूसरा क्या है, जो पेंटोज शुगर था, पेंटोज शुगर में यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो पेंटोज राइबोज शुगर था, यहाँ पे देखने को मिलता है डीएनए में कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बट आरएनए में क्या था कि ऑक्सीजन प्रेजेंट था। कहाँ, पेंटोज जो राइबोज शुगर था उसके अंदर। इसीलिए जब भी डीएनए का फुल फॉर्म बोलते तो क्या होता है, डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड की जो राइबोज का जो यहाँ पे बोल सकते जो शुगर है डीएनए में, उसके पास सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए था, OH ग्रुप, वहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। लेकिन बात करते हैं आरएनए की, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब है कि जो इनके राइबो शुगर हैं, ठीक है, पेंटोज शुगर हैं, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, किसके साथ, हाइड्रोजन के पास, मतलब कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। आगे देखते हैं, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो जेनेटिक मटेरियल है तो इतनी सारी क्राइटेरिया को, 4 क्राइटेरिया दी गई हैं, इन चारों का अगर जो फॉलो करेगा वही क्या है, प्रीडोमिनेंट हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल बनेगा। ठीक है, पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसको खुद से अपना एक रेप्लिका बनाना चाहिए, अपनी जैसा एक और मॉलिक्यूल बनाना चाहिए, मीन्स रेप्लिकेशन होना चाहिए। ये काम वैलिड है किसके लिए, डीएनए भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, और आरएनए भी कर सकता है, बट प्रोटीन नहीं कर सकता। पहले क्राइटेरिया में प्रोटीन क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। पहला तो डीएनए आरएनए दोनों ने कर लिया, लेकिन जो दूसरा क्राइटेरिया है ये सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, यहाँ पे डीएनए करेगा। कैसे करेगा, स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए। स्ट्रक्चर में क्या हो गया, इसके पास थाइमिन है, ठीक है,
डीएनए में, आरएनए में क्या था, यूरेसिल था। इसके राइबोस शुगर में ऑक्सीजन नहीं है डीएनए के, लेकिन हमारे आरएनए के जो भी राइबोस शुगर है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डीएनए है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा शांत है, बट हमारा जो आरएनए है ऑक्सीजन के रहते ही क्या हो गया है, तेज हो गया है, उसको उसके अंदर क्या हो गया, रिएक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, थर्ड देखते हैं, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ द स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, हम ये देखते हैं कि अगर जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल हो उसके अंदर एक चीज़ होना चाहिए कि वो टाइम के साथ उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्लोली स्लोली चेंज होना चाहिए, एक झटके में नहीं होना चाहिए, एक सडनली नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्लोली स्लोली चेंज होना चाहिए। जो म्यूटेशन हो रहा है काफ़ी लंबे समय तक होना चाहिए जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में जब भी यहाँ हम बात करते हैं वायरस की, तो हर एक घंटे में, हर एक दिन में, हर उसका जो टाइम पीरियड है उसमें हर बार अपना नया नया स्ट्रेन लाता है, मीन्स उसके अंदर बहुत जल्दी क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है आरएनए की वजह से। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीएनए में, तो डीएनए में क्या होता है, बहुत ही स्लो चेंजेस होते हैं, बहुत स्लोली स्लोली म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से आगे एवोल्यूशन में हेल्प होता है। ठीक है, फोर्थ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। ठीक है, जो मेंडेलियन कैरेक्टर है उसको भी ये एक्सप्रेस कर पाए। आरएनए इस तरीके से बदल रहा है, हाईली रिएक्टिव है, तो स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैरेक्टर क्या करेगा, जल्दी 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 क्या करेगा, चेंज करता जाएगा। लेकिन डीएनए के अंदर क्या स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो भी कैरेक्टर है वो एक बार एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि उसके अंदर तुरंत म्यूटेशन नहीं हो जाएगा। लेकिन जो हमारा आरएनए है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, उसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, म्यूटेशन होगा, जिसकी वजह से मेंडेलियन कैरेक्टर को सही से दर्शा नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, if one examine each requirement one by one because of the rule of the base pairing and complementary, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication। पहला जो यहाँ पे क्राइटेरिया है अगर देखा जाए कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या होना चाहिए, खुद के जैसा अपना एक डुप्लीकेट या रेप्लिका बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इन दोनों के पास एबिलिटी है, इन दोनों के पास सामर्थ्य है कि ये खुद के जैसा अपना मॉलिक्यूल बना सके। ठीक है, The other molecules in the living system such as protein fail to fulfill the first criteria itself। ठीक है, बोला गया है कि अगर कुछ और दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं जैसे कि प्रोटीन, तो पहले ही क्राइटेरिया में क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, ये खुद के जैसा कोई रेप्लिका नहीं बना पाएगा जैसे कि डीएनए और आरएनए कर सकते हैं। The genetic material should be stable enough not to change with the different stage of the life cycle, age or with the change in the physiology ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, कितना भी डिफरेंट उसके लाइफ साइकिल हो या फिर एज हो या फिर कोई भी यहाँ पे चेंजेस फिजियोलॉजिकली नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन हो सकता है, ये आरएनए चेंज होता है बट डीएनए नहीं होता है। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल was very evident in the Griffith transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least and did not destroy some of the property of the genetic material। बोला गया है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है कि जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट एविडेंस देख सकते हैं ग्रिफिथ के जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जहाँ पर उन्होंने यस वाले स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, लेकिन जब एस वाले स्ट्रेन को हीट किल करने के बाद लाइव आर स्ट्रेन के साथ डाला गया, ठीक है, माइस को इंजेक्ट किया गया, तो उस कंडीशन में जो हीट किल्ड वाला एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था उसने अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं उसने यस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जन्म देना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब कि चाहे कंडीशन कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखने को मिला हमें कि जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था कि उन्होंने क्या किया था, एस स्ट्रेन वाला जो लाइव बैक्टीरिया था उसको हीट किल्ड किया, उसको अधमरा कर दिया, लेकिन उसके जो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, इसीलिए तो लाइव आर स्ट्रेन के अंदर अपने जो प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की उसको डाल दिया। ठीक है, this now can be easily explained in the light of the DNA that the two strain being complementary if separated by heating come together when
एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड। बोला जा रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है, क्योंकि डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो उसके पास क्या है, दो स्ट्रैंड है, इसको अलग किया जाएगा, इसको खत्म किया जाएगा। इस तरीके से एक स्ट्रैंड होगा, दूसरा स्ट्रैंड होगा, इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको अलग किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा, हीट करने पर, ठीक है, एप्रोप्रिएट कंडीशन पे। वो टेम्परेचर डिसाइडेड होगा कि किस टेम्परेचर में जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसके अंदर उसके जो दो स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, उनको तोड़ दिया जाए, ठीक है, डिनेचर कर दिया जाए। आगे देखते हैं फर्दर, यहाँ पे 2' ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन द आरएनए इज रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक द आरएनए लाइबल एंड ईजिली डिग्रेडेबल। बोला जा रहा है कि जो हमारा आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर यहाँ पे उसके जो राइबो शुगर है उसके दूसरे प्राइम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जिसकी वजह से जितने भी न्यूक्लियोटाइड बनने वाले हैं आरएनए से, सब के सब कैसे होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से इनके जितने भी न्यूक्लियोटाइड बनने वाले हैं सब के सब हाईली रिएक्टिव होंगे, जिसकी वजह से जो आरएनए है वो ईजिली क्या हो जाएगा, डिग्रेडेबल हो जाएगा। आरएनए इज ऑल्सो नाउ नोन टू बी कैटलिस्टिक एंड हेंस रिएक्टिव, ठीक है। जो हमारा आरएनए है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एज ए कैटलिस्ट भी काम करेगा, 23S आरएनए जैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा जो आरएनए है इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि एज ए एंजाइम भी काम करने के लिए तैयार है, एज ए कैटलिस्ट यहाँ काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। आगे देखते हैं, देयरफॉर द डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू द आरएनए। इसीलिए जो हमारा डीएनए है ये केमिकली क्या है, लेस रिएक्टिव है, मतलब इसके पास जो सेकेंड, यहाँ पे बोल सकते हैं जो राइबो शुगर है वहाँ पे सेकेंड प्राइम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं प्रेजेंट है इन केस ऑफ डीएनए, और ये स्ट्रक्चरली भी क्या है, मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू आरएनए। देयरफॉर अमंग 2 न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए दोनों अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, डीएनए आरएनए, तो डीएनए ही सबसे बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है एज कम्पेयर टू आरएनए। In fact, the presence of the thymine at place of the uracil also confirm the additional stability of the DNA। दूसरी बात ये भी है कि जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि थाइमीन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल प्रेजेंट है किसमें, डीएनए में, इसकी वजह से भी क्या है, एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रही है किसको, डीएनए को। लेकिन यहाँ पे हम आरएनए की बात करते हैं तो उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल होता है, जिसकी वजह से वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। Detailed discussion about this requires understanding of the process of the repair in DNA and you will study these processes in higher classes, ठीक है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, ठीक है। अगर बात करते हैं म्यूटेशन की, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो स्लोली चेंज होना चाहिए, उसके अंदर म्यूटेशन आना चाहिए जिससे आगे एवोल्यूशन हो। तो हमारा डीएनए हो या फिर आरएनए हो, दोनों ही म्यूटेट हो सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट द फास्टर रेट। सबसे खास बात यह है कि जो आरएनए हमारा अनस्टेबल है वो हाईली रिएक्टिव है, तो उसमें जो म्यूटेशन होगा बड़ा तेज होगा, बहुत फास्ट होगा, ठीक है। Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster। अगर आप देखेंगे कोई ऐसे वायरस जिनके पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल एज ए आरएनए है, तो उनके जीनोम में अगर आपको देखने को मिला, वायरसेस के अंदर जीनोम में देखने को मिला एज ए आरएनए, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं आरएनए, तो वहाँ पे जो उनकी लाइफ स्पैन होगी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर होगी वायरस की, और यहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिलेगा और जल्दी जल्दी यहाँ पे स्ट्रेन बनते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the character, ठीक है। अगर बात करते हैं कैरेक्टर की, तो जो RNA है वो easily क्या कर सकता है, RNA के पास क्या है, एक क्षमता है कि आगे चल के वो क्या करे, जो कैरेक्टर है उसे एक्सप्रेस कर पाए। कैसे करेगा, क्योंकि RNA आगे चल के किस चीज़ को कोड करने वाला है, प्रोटीन को बनाने वाला है, सिंथेसिस करने वाला है प्रोटीन को, जिसकी वजह से वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा। डीएनए हाउएवर इज डिपेंड ऑन द आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। लेकिन डीएनए को अगर अपने कैरेक्टर शो करने हैं तो उसको मदद देनी पड़ेगी किसकी, आरएनए को, क्योंकि डीएनए जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आरएनए के ऊपर, ताकि आरएनए आगे चल के क्या करे, प्रोटीन की सिंथेसिस करे, जिसकी वजह से जो डीएनए के कैरेक्टर है वो प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस होंगे। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज़ इन्वॉल्व अराउंड आरएनए। जो प्रोटीन की सिंथेसिस मशीनरी है ये किसके अराउंड इन्वॉल्व है, आरएनए के अराउंड है। The above discussion indicate that both the RNA and DNA can function as a genetic material, but DNA being more stable is preferred for the storage of the genetic information। बोला गया है कि DNA और RNA दोनों ही एक्ट कर सकते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट जो डीएनए होगा वो इतना ज़्यादा स्टेबल है, उसके अंदर स्टेबिलिटी है कि उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, स्टोर हो सकते हैं।
लेकिन अब आरएनए के बारे में देखते हैं। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। अगर आप चाहते हैं अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लाना, तो यहाँ पे आरएनए का मेन इंपॉर्टेंस होगा कि एज ए मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डीएनए है, आरएनए क्या कर रहा है, सीधे ही उसके पास डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस खुद से कर पा रहा है। डायरेक्टली ही वो क्या कर पा रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होंगे, कैरेक्टर्स क्या होंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे, कैरेक्टर्स एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे। लेकिन डीएनए खुद अकेला नहीं कर पाएगा, तो डीएनए को क्या पहले करना पड़ेगा, आरएनए बनाना पड़ेगा। ठीक है, आरएनए की मदद लेनी पड़ेगी। किस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होगा। ठीक, अब आरएनए क्या करेगा, आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, मीन्स यहाँ पे ट्रांसलेशन करेगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगा ईजिली कौन ट्रांसमिट कर पाएगा, आरएनए कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कौन कौन से कोडान है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा। लेकिन डीएनए ऐसा नहीं कर पाएगा। डीएनए किस पे डिपेंडेंट है, आरएनए पे डिपेंडेंट है कि जब आरएनए चाहेगा तभी वो अपने इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसीड कर पाएगा। तो डीएनए डायरेक्टली डिपेंडेंट है आरएनए पे। जो आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, जिसकी वजह से जो डीएनए के कैरेक्टर्स हैं वो प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डीएनए आरएनए की, दोनों ही एज अ जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, बट डीएनए इतना ज़्यादा स्टेबल है कि आप जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में इसके डाटा या फिर बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जेनेटिक मटेरियल के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को फैलाएं, ठीक है, तो कौन कर सकता है, आरएनए कर सकता है एज ए मैसेंजर बन के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आरएनए वर्ड, कि किस तरीके से आरएनए पूरी दुनिया में आया। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि आरएनए आया या डीएनए आया। ठीक है, कौन किससे बना हुआ है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसके बारे में पढ़ते हैं। From foraging discussion, an immediate question become evident which is the first genetic material। जब इतना सारा डिस्कशन हुआ तो हमारे दिमाग में एक तुरंत सा ख्याल आता है कि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन है। अब तो हमें पता चल चुका है कि जो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए है। बट आरएनए भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है। लेकिन मन में ख्याल आता है कि सबसे पहले कौन जेनेटिक मटेरियल आया होगा, डीएनए या फिर आरएनए। इट शैल बी डिस्कस इन अ डिटेल in the chapter of the chemical evolution, but briefly we shall highlight some of the fact and point। बोला जा रहा है कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलने वाला है, केमिकल एवोल्यूशन में मिलने वाला है। लेकिन हम लोग इसको कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट और पॉइंट्स को यहाँ पे भी हाईलाइट करेंगे। आगे देखते हैं, आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जो आरएनए है ये पहला हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा इवॉल्व अराउंड द आरएनए। बोला गया है कि आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल था। क्यों? क्योंकि एविडेंस बताता है कि किसी भी लाइफ को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होना उसके बॉडी में ज़रूरी है। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसके बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ एसेंशियल लाइफ बोल सकते हैं प्रोसेसेस चल रहे हैं, इसीलिए वो जिंदा है। जैसे एग्जांपल क्या है, मेटाबॉलिज्म, ये कौन चला रहा है, आरएनए चला रहा है। ट्रांसलेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस, आरएनए। स्प्लाइसिंग हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ किसके अराउंड हो रहा है, आरएनए के अराउंड हो रहा है। इसीलिए आरएनए क्या है, एज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए यूज्ड to act as a genetic material as well as catalyst. There are some important biochemical reaction in a living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by the protein enzyme। बोला गया है कि जो RNA है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर रहा है और कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं लिविंग सिस्टम में जिसमें RNA को ही एज अ कैटलिस्ट बनना पड़ता है और भी कोई प्रोटीन यहाँ या कोई प्रोटीनियस एंजाइम यहाँ कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट आरएनए बीइंग एज अ कैटलिस्ट वॉज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। बोला गया है कि जब आरएनए एज अ कैटलिस्ट काम करता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने का बहुत सारा रीज़न है, यूरेसिल प्रेजेंट होना, सेकेंड पोजीशन जो है यहाँ पे राइबोस शुगर में, वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होना। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए को एज अ कैटलिस्ट देखा जाए तो ये हाईली रिएक्टिव है, जिसकी वजह से कैसे हैं, अनस्टेबल है। ठीक है, therefore DNA has evolved from the RNA with a chemical modification that make it more stable।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है कि इसीलिए डीएनए को निकाला गया, इवॉल्व कराया गया, कहाँ से, आरएनए से निकाला गया, जहाँ पे आपको केमिकल मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है। मतलब कि जो हमारा डीएनए है वो किससे बना हुआ है, आरएनए से बना हुआ है। आरएनए में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं केमिकल्स के थ्रू, जिसकी वजह से जो यहाँ से डीएनए बन रहा है वो हाईली मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू आरएनए। DNA being double stranded and become complementary strand, further it resists the change by evolving a process of repair। बोला गया है कि DNA कैसा हमारा डबल स्टैंडर्ड है, इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, जिसकी वजह से ये रजिस्ट करते हैं कोई चेंजेस होने पे, या फिर जो भी चेंजेस हो रहे हैं इवॉल्व होने के लिए, जो रिपेयर हो रहा है उसके लिए क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो आरएनए है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हो पाता, क्योंकि ये हाईली कैसे हैं, रिएक्टिव हैं। लेकिन ये डीएनए जो है ये आरएनए से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो आरएनए है इसने ही जन्म दिया है, किसको, डीएनए को दिया है, क्योंकि आरएनए में बहुत सारे केमिकल मॉडिफिकेशन हुए जिसकी वजह से जो डीएनए है काफ़ी मोर स्टेबल हुआ। और डीएनए अगर डबल स्टैंडर्ड है, जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं, ये आगे चल के रजिस्ट करते हैं, कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, रिपेयर के दौरान, तो ये रजिस्ट करते हैं। आगे देखते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है क्या, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन या आप बोल सकते हैं इसका रेप्लिका बन रहा है, एक जैसा बन रहा है। ठीक है, रेप्लिकेशन की डीएनए भी कर सकता है, आरएनए भी कर सकता है, लेकिन प्रोटीन नहीं कर सकता इस चीज़ को। ठीक है, While proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for the replication of DNA। ठीक है, जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया डीएनए का, किसके द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, उसी समय कुछ इमिडिएटली इन्होंने बात कही कि किस तरीके से यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का। उन्होंने कुछ कोटेशन उस टाइम बोले थे, देखिए कोटेशन क्या है, टू क्वेट दियर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो, कि उस दौरान जब उन्होंने बताया कि जो हमारा डीएनए वो कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन वॉटसन क्रिक ने उसके बाद क्या बोला कि जो डीएनए है खुद से अपने जैसा एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बना सकता, अपने जैसे यहाँ पे रेप्लिका बना सकता। तो इनकी कुछ कोटेशन दिए गए हैं। It was not escape our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggested a possible copying mechanism for a genetic material। वॉटसन एंड क्रिक इन 1953 बोला गया है कि ये हमारे नज़रअंदाज या बोल सकते हैं हमारे नोटिस के टाइम, जब हमने ध्यान दिया कि हमारे नोटिस से स्किप नहीं हो पाया कि जो भी स्पेसिफिक पेयरिंग हो रही है किसी भी जेनेटिक मटेरियल में, वो खुद से इमिडिएटली क्या कर सकता है, अपने जैसा कॉपी बना सकता है। कि जो बोला गया है कि जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो क्या हो रहा है, दो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है। ठीक है, दो स्ट्रैंड के बीच में क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि ये हमारे स्किप से बाहर था, हम इसको ऐसा नहीं था कि हम इसको जान नहीं पाए, ये हमने नोटिस किया कि जो स्पेसिफिक पेयरिंग हो रही है, ठीक है, ये दिखा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, पॉसिबल कॉपिंग हो रही है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। मीन्स कि खुद से ही जो जेनेटिक मटेरियल है अपने जैसा रेप्लिका बनाते हैं, वॉटसन एंड क्रिक का कहना है। The scheme suggested that two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand। ठीक है, बोला गया है इनके द्वारा कि जो दो स्ट्रैंड हैं ये पहले क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं और एक्ट करते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है एज अ रेफरेंस। अगर आपको किसी की पेंटिंग बनाना है तो आपको एक क्या है, टेम्पलेट मिलना चाहिए, आपको रेफरेंस मिलना चाहिए कि हाँ कुछ इसी तरीके से आपको काम करना है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो अपने जैसा कोई भी यहाँ पे डुप्लीकेशन कर रहा है, अपने जैसा कुछ मॉलिक्यूल बना रहा है, तो पहले क्या होना पड़ेगा, दो स्ट्रैंड जो है डीएनए के उनको सेपरेट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, और एक क्या करेगा, एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट, जिसकी वजह से नया वाला कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा। ठीक है, After the completion of the replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand। ठीक है, जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है रेप्लिकेशन, तो हर एक जो यहाँ पे डीएनए का मॉलिक्यूल है, एक पेरेंटल होगा तो एक न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड होगा। मीन्स एक डॉटर स्ट्रैंड हम बोल सकते हैं, एक पेरेंटल स्ट्रैंड, एक हम बोल सकते हैं यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, टेम्पलेट से नया नया बना हुआ, सिंथेसिस हुआ है। दिस स्कीम वॉज टर्म एज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आधा क्या है, सेमी का मतलब क्या है, आधा पेरेंट पुराना वाला डीएनए है और आधा नया बना हुआ है। तो इसका मतलब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि जो डीएनए बना हुआ है, रेप्लिकेशन हुआ है, वो आधा कैसा है, पुराना वाला है, एज ए टेम्पलेट काम कर रहा है, एज ए पेरेंटल डीएनए काम कर रहा है, जिसकी वजह से नया वाला सिंथेसिस हुआ है। ठीक है,
जैसे आप देख सकते हैं कोई एक डीएनए रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पे देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। आगे इसको क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। रेप्लिकेशन करने से पहले इसे क्या करना पड़ेगा कि जो इनके दो स्ट्रैंड हैं इनको जुदा होना पड़ेगा, मतलब कि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे तोड़ना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा। जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक स्ट्रैंड जो रेड वाला पुराना और दूसरा स्ट्रैंड, यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड किस तरीके से काम कर रहे हैं, एज ए टेम्पलेट काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड है एज ए क्या काम कर रहा है, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब है कि इसी के जैसा रेफरेंस है। ठीक है, टेम्पलेट, या फिर हम बोल सकते हैं पेरेंटल डीएनए, इस तरीके से काम कर रहा है रेड वाला। ठीक है, क्योंकि ये पुराना डीएनए से अब नए डीएनए बन रहे हैं, मीन्स कि जो पुराना जेनेटिक मटेरियल डीएनए है आगे चल के रेप्लिकेशन कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि उसका एक स्ट्रैंड यहाँ पर क्या करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा, दूसरा वाला भी स्ट्रैंड दूसरे साइड यहाँ पे टेम्पलेट या पेरेंटल डीएनए की तरह काम करेगा। जब यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा तो जो नया सिंथेसिस यहाँ पे डीएनए होगा, ठीक है, न्यूली सिंथेसिस डीएनए, ये क्या करेगा, जो यहाँ पे पेरेंटल डीएनए है या फिर बोल सकते हैं एज ए टेम्पलेट, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे नाइट्रोजन बेस से उनसे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। जैसे कि पुराने में यहाँ पे देखेंगे कि सी था, साइटोसिन था, तो यहाँ पे गोनिन हो गया एडेनिन के साथ, यहाँ पे न्यूली वाले के पास थाइमिन हो गया, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे एडेनिन। मीन्स के जो पुराने वाले थे, जो पुराना वाला स्ट्रैंड था उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जिसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो नए वाले सिंथेसिस या बोल सकते हैं नए वाले जो डॉटर, यहाँ पे बोल सकते हैं न्यू, या फिर हम बोल सकते हैं डॉटर यहाँ पे डीएनए जो है इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए हैं, यहाँ पे डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड किस तरीके से काम कर रहे हैं, एज ए टेम्पलेट या फिर एज ए पेरेंटल डीएनए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड से क्या हो रहा है, एक नए नए न्यूली डॉटर डीएनए या न्यूली बोल सकते हैं, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए तो इनका जो भी नाइट्रोजन बेस है उनके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ देखने को मिलेंगी, इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखेंगे कि एक डीएनए से आपके पास कितने डीएनए बन रहे हैं, 2 डीएनए बन रहे हैं, और जो नया डीएनए बन रहा है उसमें देखेंगे कि पुराने वाले डीएनए का 50% पार्ट है। देखिए यहाँ पे 50% पार्ट है। जो पुराना डीएनए था हमारा, यहाँ पे 100% था, वो टूटा। ठीक है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी, जो डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे डीएनए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी, तो यहाँ पे सिंगल वाला जो स्ट्रैंड है ये किस तरीके से काम कर रहा है, पेरेंटल डीएनए की तरह काम कर रहा है। अब इसी पेरेंटल डीएनए से टेम्पलेट की तरह काम हो रहा है, यहाँ पे नया डीएनए का यहाँ पे स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है, मींस डॉटर डीएनए बन रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा नया डीएनए बना है, एक डीएनए से 2 डीएनए जो बने हैं उसमें 50% पुराना वाला डीएनए का भी पार्ट है, और पुराना वाला के साथ साथ 50% नया वाले डीएनए का भी पार्ट है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि जो रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि जो 50% जो आधा है, ठीक है, हाफ जो क्या है, पुराने वाला डीएनए का पार्ट है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे साइंटिस्ट आते हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते हैं, जैसे हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ पे आए हैं मेल्सन एंड स्टाल आएंगे, ठीक है, जो किस पे काम किए, इकोलाई पे काम किए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम दिया गया है यहाँ पे टेलर, और उनके कुछ कलीग थे। ठीक है, टेलर एट ऑल बोलते हैं, जैसे टीम वर्क जो काम करते हैं साथ में मिलके। ये किस पे काम किए हैं, ये किए हैं फैबा बीन्स पे काम किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कल इसको पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में आज वाले डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। बाकी आप इसको पूरा रिवाइज करिए और स्टार्टिंग से ही रिवाइज करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। साथ में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे ग्रिफिथ का किस तरीके से प्रिंसिपल था, इसको आप साथ में पढ़िए। यहाँ पे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं मानी। इन्होंने बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कोई बात नहीं माना। लेकिन एज अ जेनेटिक मटेरियल पूरी तरीके से यहाँ पे किसने प्रूफ किया है, हर्शी एंड चेस ने किया है। कौन सा ईयर है ये इंपॉर्टेंट है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, किस तरीके से किया, ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जेनेटिक मटेरियल के लिए कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पे 4 क्राइटेरिया हैं। पहले क्राइटेरिया में डीएनए और आरएनए ने फुलफिल किया, प्रोटीन खुद से रिप्लिकेशन नहीं कर सकता। दूसरी क्राइटेरिया में आरएनए जीत गया, सॉरी डीएनए जीत गया, यहाँ पे आरएनए फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आरएनए क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, उसके पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है उसके राइबोस शुगर पे, उसके पास यूरेसिल है, जिसकी वजह से वो हाईली रिएक्टिव। लेकिन यहाँ पे डीएनए जीत गया। थर्ड वाले में डीएनए आरएनए दोनों होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या शो करते हैं, म्यूटेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आरएनए एंड डीएनए बोथ दोनों होंगे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो जो क्या करे, स्लोली म्यूटेशन लेके आए, जिसकी वजह से इवोल्यूशन काफ़ी लंबे समय बाद देखने को मिले। लेकिन आरएनए में नहीं होता। आरएनए में क्या होता है, जैसे ही लाइफ साइकिल खत्म हुई, लाइफ स्पेन खत्म हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, फिर से उसके अंदर आपको म्यूटेशन देखने को फास्टर मिलता है। इसके अलावा जो भी एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जो भी कैरेक्टर हैं वो एक्सप्रेस होना चाहिए मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये कैरेक्टर कौन शो करा सकता है, आरएनए करा सकता है। करा तो डीएनए भी कर सकता है, लेकिन वो किसकी मदद लेगा, आरएनए की मदद लेगा, ठीक है। आरएनए ही क्या करेगा, डीएनए के जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको क्या करेगा, आरएनए आगे चल के कोडान के थ्रू कोडिंग करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, जिसकी वजह से आरएनए का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन के थ्रू आगे एक्सप्रेस होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, किस तरीके से जो हमारा डीएनए है वो क्या कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है कि आधा क्या हो रहा है, पुराना वाले डीएनए का स्ट्रैंड है और आधा नए वाले का। तो इससे क्या हुआ, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब आधा, कंजर्वेटिव का मतलब कि जो पुराना वाला डीएनए था आधा कंजर्व है, अभी बचा हुआ है, ठीक है, जिससे नए वाले स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसिस हो रहे हैं। बाकी अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।